जीतने वाले कभी हार नहीं मानते, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। नमस्कार फ्रेंड, मैं जसवंत कुमार मेला एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल मनंत क्लासेस पल्लू पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नमाला 1.1 के एग्जाम्पल किए थे। आज हम प्रश्नमाला 1.1 के सवाल पर बात करेंगे। पहला सवाल है, यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम से अक्षेप ज्ञात करें। कौन सी प्रमेय है? यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है, जिस पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि इनका उपयोग किस में करते हैं? अक्षेप ज्ञात करने में। आज हम इस प्रमेय के द्वारा अक्षेप ज्ञात करना सीखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ 225 बड़ा है 135 से, 225 बड़ा है 135 से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ये होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें देखो, भाज्य यानी जो बड़ी संख्या उसको भाज्य मानेंगे। बड़ी संख्या क्या? 225 और 135 का भाग देंगे, ये क्या हो जाएगा? भाजक। तो 135 का 225 में भाग देंगे, जिसे भागफल आएगा वो क्यू की जगह लिख देंगे और शेषफल आएगा वो आर की जगह लिखेंगे। तो एक की जगह क्या लिखेंगे? 225 बराबर 135 का भाग देना हमें कितनी बार जाएगा? यहाँ पे भाग करके देख लो। 225 पर भाग देना 135 का, एक बार जाएगा 135, माइनस करेंगे तो 0 और 9, कितना बच गया अभी? 90। तो भाग कितनी बार गया? भागफल की जगह लिखेंगे 1 प्लस शेषफल की जगह लिखेंगे 90। शेषफल की जगह क्या लिखेंगे? 90। इसको बोल देते हैं चरण नंबर 1। इसको मान लो चरण नंबर 1। अब यहाँ देखो, शेषफल आर का मान 0 होना चाहिए, अभी तो 0 नहीं हुआ। तो एक चरण और करते हैं हम। पहले लिख देते हैं यहाँ आर नॉट इक्वल 0, यानी आर का मान है वो 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 90 दे रखा है। अतः चरण नंबर 2, चरण नंबर 2 क्या होगा? देखो, अब 135 को तो हम ए मानेंगे और 90 को क्या लेंगे हमें? बी। यानी 135 पर भाग देना है 90 का, तो एक की जगह क्या लिखेंगे? 135 और बी की जगह क्या लिखेंगे? 90। अब 90 का भाग देना 135 में कितनी बार जाएगा? एक बार। यहाँ पे करके देखते हैं। 135 पर भाग देना है 90 का, एक बार जाएगा, शेष पर बच गया 45। कितना बच गया? 45। तो भाग गया एक बार, तो भागफल की जगह लगा दिया 1 प्लस शेष पर बचा है 45। कितना रह गया अभी? 45। अभी देखो आर का मान 0 नहीं है, तो एक चरण और करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं, यहाँ आर बराबर नहीं है 0 के। आर है वो, यानी शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि मान 45 दे रखा है। तो चरण नंबर 3, चरण नंबर 3। अब देखो, ए का मान क्या लेंगे हम? 90 और बी का मान क्या लेंगे? 45। तो एक की जगह यहाँ पे लिखेंगे 90 पर भाग देना है किसका? 45 का। कितनी बार जाएगा? 2 बार भाग जाएगा। 45 दुआ 90। शेषफल क्या बचेगा भाई? 0। शेषफल क्या बचेगा? 0। यहाँ भाग करके देख लो। 90 पर भाग देना है हमें 45 का, कितनी बार गया? 2 बार। शेषफल क्या आ गया अभी? 0। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ आर बराबर क्या है? यहाँ आर बराबर है 0, यानी शेषफल क्या आ गया? 0। तथा भाजक क्या है? भाजक यानी जिसका हमने भाग दिए 45, भाजक बराबर है 45।
शेष पर आर का मान 0 है, भाज्य कितना है 45। अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45 होगा। ये अपना उत्तर हो गया। कितना होगा 45 होगा। यानी जिस संख्या का हमने भाग दिया है उससे भाग देने पर अगर शेष पर 0 आ जाए, शेष पर अगर 0 हो जाए तो वही संख्या हमारा HCF होगी। जैसे 45 का भाग देने पर शेष पर 0 हो गया तो 45 हमारा क्या होगा HCF। तो 45 हमारा क्या है HCF। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 196 38 220 हल करते हैं। इसको हल लिखेंगे यहाँ 38 220 बड़ा है 196 से। 38 220 बड़ा 196 से लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो ए का मान यानी जो बड़ी संख्या वो ए का मान होगा और जो छोटी संख्या वो किसका मान होगी बी का मान होगी। ये सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे लिखता हूं मैं सूत्र क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र होता है अपना। तो भाज्य कितना है 38,220। तो भाज्य की जगह लिख देंगे 38,220 बराबर भाज्य कितना है 196। 38,220 पर 196 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा भाग यहाँ देख के देखते हैं साइड में। 38,220 पर 196 का भाग देना है। पहले एक बार जाएगा, शेष पर बचेगा 12 में से 6 गई 6 और 17 में से 9 गई 8 1 182 2 डालेंगे 800 1822। अब 196 का भाग जाएगा 9 बार। 9 6 54 81 और 5 86 9 और 8 17 1764 माइनस करेंगे तो 12 में से 4 गए 8 और 9 इधर आएगा 0। अब 196 का भाग जाएगा 6 35 5 बार 980। देखो 196 का भाग दिया 38,220 पर तो भागफल आया 195 और शेषफल आया है 0। तो भागफल क्या है भाज्य बराबर भाजक गुणा, गुणा में क्या होता है इसके भागफल कितना है 195 प्लस शेषफल कितना है 0। तो जब शेषफल 0 आ जाए तो हमारी भागफली प्रक्रिया क्या हो जाती है पूर्ण हो जाती है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे यहाँ r बराबर 0 तथा भाजक 196 है। नहीं शेषफल तो 0 है, भाजक यानी जिसका भाग दिए किसका दिया 196 का, तो भाजक कितना 196 है। अतः 38,220 196 का HCF बराबर 196 होगा। 38,220 और 196 का HCF क्या होगा 196। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है 867/255। तो इसको हल करते हैं। लिखेंगे यहाँ 867 बड़ा है 255 से। 867 बड़ा है 255 से। तो अब लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
यूक्लिड बात है, एल्गोरिथम क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए क्या है भाज्य, बी भाजक, क्यू भागफल और आर क्या है शेषफल, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ए भाज्य कितना है 867, तो यहाँ पे लिख देंगे चरण नंबर 1, चरण नंबर 1 867 भाग देना है 255 का, 867 पे भाग देना है 255, यहाँ पे भाग करते हैं 255 का भाग देना है 867 पर। 255 का भाग कितनी बार गया है 3 बार, शेष पर कितना आया 102। तो भागफल की जगह क्या लिखेंगे 3 प्लस शेष पर की जगह क्या लिखेंगे 102। देखो यहाँ पे शेष पर 0 नहीं हुआ, इसलिए हमें एक चरण और लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं, यहाँ r नॉट इक्वल 0, यानी r है वो 0 के बराबर नहीं है, इस कारण यानी चरण नंबर 2, चरण नंबर 2। अब ध्यान ये रखना कि 867 में हम भाग दे चुके हैं, अब 255 में भाग देना है, देंगे किसका 102 का। तो ए की जगह क्या होगा 255 और बी की जगह क्या होगा 102। तो ए की जगह लिख देंगे यहाँ पे 255 बराबर बी की जगह लिखेंगे 102, 102 का भाग देंगे इसमें तो 2 बार जाएगा, शेष पर बचेगा 51। 102 का 255 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, शेष पर बचेगा 51। देखो 255 में भाग देना है 102 का, 2 बार भाग गया 204 और शेष पर रह गई 51। अब यहाँ पर भी देखो 0 नहीं है आर का मान 0 आना चाहिए, तो एक चरण और करेंगे आर का मान 0 लाने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ आर नॉट इक्वल 0, अतः चरण नंबर 3। अब देखो यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा 102 और बी का मान क्या होगा 51। ए की जगह लिखेंगे 102, भाग देना किसका है 51 का, कितनी बार जाएगा 2 बार, प्लस शेष पर क्या आएगा 0। यहाँ भाग देख के देख लो, 102 पर भाग देना है हमें 51 का, तो भाग जाएगा 2 बार, शेष पर क्या आएगा 0। देखो यहाँ पे आर का मान क्या आ गया 0, तो हमारी भाग प्रक्रिया वो क्या हो गई पूर्ण हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ शेषफल आर बराबर 0 है तथा भाजक यानी जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उसे कहते हैं, किसका भाग दिया था हमने 51 का, भाजक 51 है, भाजक कितना है 51 है। अतः 867 और 255 का HCF बराबर 51 होगा। 867 और 255 का HCF क्या होगा 51। हमेशा याद रखना कि जिस संख्या का हमने भाग दिया और उससे भाग देने पर अगर शेष पर 0 हो गया तो वही हमारा उत्तर होगा जो भाजक होगा। तो हमने 51 का भाग दिया था, 2 भागफल है, शेष पर क्या हो गया 0, तो 51 का भाग देने पर शेष पर 0 हुआ, तो हमारा भाजक यानी उत्तर क्या होगा 51 होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, यानी विषम पूर्णांक है ये 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्रश्न अच्छे से समझ में आए हो तो वीडियो को कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप हमारा सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया तरीका लेके आएंगे जिससे मैथ को एकदम आसान बना देंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या मानेंगे, माना ए कोई
धनात्मक पूर्णांक है। क्यों मानेंगे? क्योंकि a बराबर बी क्यू प्लस ए आर लिखते हैं हम, तो b की जगह ये मान दे रखा है 6 है, q की जगह q और r की जगह 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पे दे रखा है 5, तो a हमें मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे लगाएंगे यूक्लिड विभाजन, ये पहले लिख लेते हैं। यहाँ देखो a की जगह a है हमने माना, b की जगह क्या है हम पर में लिखते हैं, देखो a बराबर बी क्यू प्लस ए आर ये लिखते हैं, तो a हमने मान लिया, b की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है 6, और r की हमेशा क्या होता है जिसका हमने भाग दिया उससे छोटा होता है, तो यहाँ b बराबर कितना है भाई 6, b का मान कितना है 6, और r का मान कितना होगा, r हमेशा जिस संख्या का हमने भाग दिया उससे छोटा होता है, तो r का मान हो सकता है 5 हो, 4, 3, 2, 1, 0, कोई भी संख्या हो सकती है। r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये होगा r का मान, कि जिसका हमने भाग दिया उसी शेषफल हमेशा छोटा होता है या 0 के बराबर हो सकता है। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर बी क्यू प्लस आर से क्या लगाएंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें सबसे पहले b की जगह क्या रखेंगे 6 रख देंगे, और r का मान चेंज करना है, पहले 0 रखेंगे, उसके बाद में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर और 5, यानी इस पर में हमें b की जगह तो 6 रख देंगे और बाद में r का मान चेंज करना है हमें हर एक स्टेप में, और आगे हल करते जाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं केस नंबर 1, केस नंबर 1, a की जगह a, b की जगह क्या रखेंगे 6, q की जगह q का मान है, और r की जगह सबसे पहले रखना है हमें 0, क्या रखेंगे 0, तो यहाँ पे रख दिया 0, तो ये क्या बन गया अभी a बराबर 6q, a बराबर है 6q। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर 2 गुणा 3q, और देखो 2 के गुणा में 3q, तो जो संख्या 2 की गुणज होती है वो हमेशा सम होती है, जो संख्या 2 की गुणज होती है वो क्या होती है हमेशा सम संख्या होती है, तो ये क्या हो गया समपूर्णांक, क्या हो गया ये समपूर्णांक। ठीक है, आगे करते हैं। अब r की जगह आप क्या रखेंगे 1 रखेंगे, r की जगह आपकी बार क्या रखना है 1 रखना है, तो केस नंबर 2, केस नंबर 2, a बराबर बी क्यू, b की जगह 6, q की जगह q प्लस r की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, a बराबर 6q प्लस 1, और देखो 6q तो सम संख्या है, 6q क्या है सम संख्या है, और सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो क्या बनेगी विषम संख्या। जैसे मान लो सम अंक है 4, इसमें अगर हमने 1 जोड़ दिया तो ये क्या बन गई विषम संख्या, सम संख्या में 1 जोड़ दें तो क्या बनती है विषम संख्या। तो 6q क्या है समपूर्णांक है, इसमें 1 जोड़ दिया तो ये क्या हो गया विषम पूर्णांक, तो इसको मान लें 1 नंबर समीकरण यहाँ पे लिख देंगे विषम पूर्णांक, क्या हो गया भी ये विषम पूर्णांक। अब नंबर 3, पहले 0 रखा था फिर 1, अब रखेंगे 2, तो केस नंबर 3, केस नंबर 3, a बराबर b की जगह 6, q की जगह q प्लस r की जगह अब की बार क्या रखेंगे 2, r की जगह क्या रखना है 2। देखो ये तो क्या 6q समपूर्णांक है, अब सम संख्या में सम संख्या जुड़ रही है तो क्या आएगी हमेशा सम संख्या होगी, ये सम संख्या है इसमें सम संख्या जोड़ रहे हैं तो क्या रहेगी सम संख्या, तो ये है समपूर्णांक, ये भी क्या है समपूर्णांक। अब देखते हैं अब की बार क्या रखेंगे r बराबर 3 रखेंगे, तो केस नंबर 4, a बराबर 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, देखो 6q क्या है यहाँ पे हमने सिद्ध किया समपूर्णांक है, 6q सम है इसमें विषम संख्या जुड़ रही है, तो सम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर विषम संख्या होती है, यानी सम संख्या प्लस विषम संख्या, सम में विषम जोड़ेंगे तो हमेशा विषम संख्या होगी, क्या होगी विषम संख्या, तो ये भी क्या है विषम पूर्णांक, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ये भी लिख देंगे विषम पूर्णांक।
ठीक है। अब रखेंगे r बराबर 4। केस नंबर 5, a बराबर 6 क्यूब प्लस r की जगह क्या रखना है 4। सम संख्या प्लस सम संख्या, सम संख्या में सम संख्या जुड़ेगी जो क्या आएगी सम संख्या, तो ये भी क्या हो गया समपूर्णांक। क्या हो गया समपूर्णांक। अब रखते हैं r बराबर 5। केस नंबर 6, a बराबर 6 क्यूब प्लस 5, तो ये क्या है सम संख्या और ये क्या है विषम संख्या। और सम में अगर विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगी विषम संख्या आएगी, तो ये भी क्या हो गया, इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं और यहाँ लिख देंगे विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। हमें यही सिद्ध करना था कि विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। तो समीकरण 1, 2, 3 से हम कह सकते हैं, अतः समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये था अपना प्रश्न। समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर रही हैं। एक तो दोनों स्तंभों में मार्च करना है और संख्या क्या रहनी चाहिए समान और साथ में अधिकतम। हमेशा याद रखना, जब दो स्तंभ दे रखे हो दोनों में संख्या समान पूछे और साथ में अधिकतम भी पूछे तो हमेशा आक्षेप ज्ञात करना चाहिए। क्या करना होगा हमें आक्षेप। हम आक्षेप ज्ञात करते हैं 616 और 32 का करते हैं हल। यहाँ 616 बड़ा है किससे 32 से। यूक्लिड विभाजन परिमिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोल दो या परिमिका एल्गोरिथम से याद करें। देखो भी बड़ी संख्या वो एक का होगा और छोटी संख्या वो क्या होगा b का मान। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे लिख देंगे चरण नंबर 1, चरण नंबर 1 a का मान क्या है 616, तो a के नीचे यहाँ पे लिख देंगे 616 बराबर b का मान क्या है 32। अब क्यों खींच गए यानी भागफल है और r क्या है शेषफल, तो यहाँ पर भाग करके देखते हैं साइड में। 616 पर भाग देना है हमें 32 का, किसका देना है 32 का। 32 का भाग जाएगा एक बार, शेष पर बच गया 29, उतारेंगे 6। अब 32 का भाग जाएगा 9 बार, 9 2 18 और 9 3 27 से 28 288, 8 शेष पर बच गया। अभी देखो भागफल कितना आ गया 19 और शेषफल कितने हैं 8। तो भागफल यानी q का मान तो है 19 और शेषफल r का मान है 8। तो q की जगह यहाँ पे लिख देंगे 19 और शेषफल r की जगह लिख देंगे 8। अब r का मान अगर यहाँ पे 0 होता तो हमारा भाग पूर्ण हो जाता, परंतु r का मान 8 है इसलिए एक चरण और करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे यहाँ r नॉट इक्वल 0 यानी r का मान 0 नहीं है, 8 है r का मान। तो चरण नंबर 2, चरण नंबर 2। अब ध्यान रखना भी 616 में हमने भाग दे दिया, अब बाकी इसमें देंगे 32 में भाग देंगे किसका 8 का। तो ये तो हो जाएगा a का मान, ये हो जाएगा b का मान। तो a की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे 32, b की जगह 8, 8 का भाग 32 में कितनी बार जाएगा 8 चौके 32, 4 बार। शेष पर क्या रहेगा 0।
8 का भाग कितनी बार देगा, 4 बार, शेष पर क्या रहेगा 0। यहाँ पे भाग करके देख लो, 32 में भाग देना हमें 8 का, 8 चौके 32, शेष पर क्या आ गया अभी 0। अब हमारा भाग क्या है, पूर्ण हो गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ r बराबर 0 तथा भाजक कितने हैं, 8 है। r का मान क्या है 0, भाजक क्या है 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। मैं पूछा क्या था, दोनों स्तंभों में को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं, तो अधिकतम संख्या कितनी होगी उनकी, 8 होगी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, 3m या 3m+1 के रूप का आता है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। इसमें संकेत दे रखे हैं कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इन्हें x को धनात्मक पूर्णांक दे रखा है, इन संकेतों का प्रयोग करके हमें ये चीज सिद्ध करके बतानी है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखे, धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक a है, धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे भी, a है। अब धनात्मक पूर्णांक a मान लिया तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है वो लगाते हैं सबसे पहले, या इससे पहले देखते हैं कि b का मान कितना है और r का मान कितना है। देखो a बराबर bq+r होता है, a बराबर क्या होता है bq+r। a हमने मान लिया, b की जगह क्या है 3 है, b की जगह क्या है 3, तो b का मान अगर 3 है तो शेष पर हमेशा भाजक से छोटा होता है, तो b का मान 3 है तो r का मान 0 होगा, 1 या 2 हो सकता है, 0, 1 या 2 इनमें से होगा। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ b बराबर कितना है अभी 3, तो r बराबर कितना होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। अब हम क्या लगा देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq+r से, a बराबर bq+r से। अब a की जगह a को मान रखें, b की जगह कितना रखेंगे 3, और r की जगह पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे, पहले 0 फिर 1 और फिर 2। सबसे पहले लिखते हैं r बराबर 0, यानी यहाँ पे लिख देंगे केस नंबर 1, केस नंबर 1, a की जगह a बराबर b की जगह क्या रखना है 3, q की जगह q+r की जगह क्या रखेंगे 0, तो ये क्या बन गया a बराबर 3q। अब प्रश्न दे रखा था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है उनका वर्ग है वो इस रूप का होता है, तो इन दोनों का क्या करें हम वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर अब a धनात्मक पूर्णांक है, इनका ये क्या हो गया वर्ग हो गया, इधर 3q का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 9q²। अब हमें इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 गुणा 3q की स्क्वायर, 3 और 3q की स्क्वायर यहाँ पे मान लेंगे, मानना 3q² बराबर मान लेंगे हम m, क्या मान लेंगे 3q² बराबर क्या मानेंगे, इसकी जगह हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इनकी जगह 3m, तो a² बराबर 1 तो आ गया 3m, ये तो समीकरण नंबर 1, यानी धनात्मक पूर्णांक माना था, धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग है, ये 3m रूप का आ गया। और नेक्स्ट लेते हैं r की जगह क्या लेंगे 1 लेंगे, तो केस नंबर 2, केस नंबर 2, a की जगह a, b की जगह 3, q की जगह q+r की जगह क्या लेना है 1 लेना है। अभी अब दोनों का क्या करना है हमें वर्ग करना है, अभी वर्ग करने पर a का वर्ग करेंगे तो 1 पर स्क्वायर लग जाएगी, और यहाँ पे 3q+1 का वर्ग करेंगे तो a²। अब देखो a + b का और स्क्वायर क्या होता है,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए क्या है, ए की जगह 3q है, 3q का स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह 3q है और बी की जगह 1 है, तो ये क्या बन गया 9q स्क्वायर 3 दूनी 6q प्लस 1, ए स्क्वायर बराबर ये आ गया। हमें केवल 3 हम चाहिए, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन लें, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, देखो 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ, इसमें रह जाएगा 3q स्क्वायर और इसमें रह जाएगा 2q और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब इनकी जगह मान लेते हैं हम, इसकी जगह क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या मान लेंगे हम मान लेंगे, इसकी जगह क्या मानेंगे हम, तो 3 की जगह 3, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम प्लस 1। दूसरा स्टेप क्या आ गया अभी, ए स्क्वायर बराबर यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का आ गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा केस में यहां लिख देता हूं, केस नंबर 3 यहां पे लिखता हूं। केस नंबर 3 में आर की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो ए की जगह ए, बी की जगह 3, क्यू की जगह क्यू प्लस 2 और दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करने पर क्या करना है हमें वर्ग करना है। ए का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर लगा देंगे, इधर 3q प्लस 2 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे और स्क्वायर कर देंगे भी ए स्क्वायर। अब इनका वर्ग करेंगे तो आएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 q प्लस 4, ये आएगा इनका वर्ग करने पर। तो ए स्क्वायर बराबर, अब इन दोनों में इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 यानी 4 को हम 3 प्लस 1 लिख देंगे। अब इन तीनों में से 3 कॉमन आ रहा है, इन्हें 3 कॉमन ले लेंगे, इसमें बचेगा 3q स्क्वायर, इसमें बचेगा 4q और इसमें रहेगा 1 और यहाँ पे रहेगा प्लस में 1। अब इसकी जगह क्या मान लेंगे हम, इनको पूरे पद को m मान लेंगे, पूरे पद को क्या मान लेंगे m मान लेंगे, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा अभी, इसको पूरे को हम मान लेते हैं, तो 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, तो ये हो गया समीकरण नंबर 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अतः समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग था वो 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। क्या दर्शाना, धनात्मक पूर्णांक का घन यानी 3 घात करनी है उसकी, तो उसका रूप 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का आना चाहिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे इसमें कि प्रयोग किसका करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक x है, क्या मान लेते हैं x है, अतः यह 3q1 और 3q प्लस 2 के रूप का होगा। क्या होगा,
धनात्मक पूर्णांक मान लिया x, अतः यह 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप का होगा। क्यों? अब इस रूप का हम क्यों लेते हैं इसको, x को इसके रूप का क्यों माना है? क्योंकि जैसे हम 3q का घन करेंगे, यहाँ पे करना क्या है, घन करना है, तो क्या आएगा 27 क्यूब आएगा। 27 में से हम 9 कॉमन ले लेंगे, 27 में से हमें 9 कॉमन ले लेंगे, इसलिए हमने क्या माना, ये 3 क्यूब लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ b बराबर कितना है 3, और r का मान कितना होगा 0 हो सकता है, 1 और 2, ये होगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर बी क्यू प्लस आर से, a बराबर बी क्यू प्लस आर से। इसके 3 खंड करते हैं, एक यहाँ पे कर लेंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो आसान हो जाएगा करने में। सबसे पहले a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो a की जगह क्या लिखेंगे x, पुनः क्या माना हमने x माना है, तो a की जगह लिख दिया x। चलो x की जगह a मान लेते हैं, क्या मान लें, a मान लेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी क्या मान लेते हैं, a मान लेंगे। a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान कितना है 3, q का मान दिया हुआ नहीं है, और r का मान हम क्या लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे, तो a बराबर ये आ जाएगा 3q। अब क्या करना है, घन करना है इनका, क्या करना है भी, घन करना है, तो यहाँ लिख देंगे घन करने पर, घन करने पर, घन करेंगे तो 1 का घन, और इधर 3q का घन, तो ये हो जाएगा 3 का 27, और q का हो जाएगा क्यूब। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 ब्रैकेट 3q की घात 3, ऐसे लिख सकते हैं इनको, 9 इंटू 3, ये 9 3 27 q की 3। अब इसकी जगह हम मान लेते हैं m, क्या मानना है हमें, m मानना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9m, यानी a क्यूब क्या आ गया 9m आ गया, a क्यूब भी बराबर क्या आ गया भी 9m। अब लेते हैं दूसरा, a बराबर वही बी क्यू प्लस आर, बी का मान कितना है 3, क्यू की जगह q, और r की जगह अब क्यू आर क्या लेंगे 1 लेंगे। देखो यहाँ पर तो r की जगह लिया 0, और यहाँ पर r की जगह लिया 1, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर इसका घन करेंगे, देखी घात 3 हो जाएगी ये तो, और इस पे कर देंगे 3q प्लस 1 की क्यूब। अब ये हो जाएगा, इनका सूत्र होता है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, a प्लस बी की अगर क्यूब दे रखी हो तो इसका सूत्र होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है इनका सूत्र। तो ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर, देखो a की जगह क्या है 3q का क्यूब करेंगे, 3q का क्यूब प्लस b की क्यूब, b की जगह क्या है 1 है, तो 1 का क्यूब प्लस 3 की जगह 3, a की जगह क्या है 3q है, तो 3q और 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है, गुणा में b की जगह 1 प्लस 3 की जगह 3, a की जगह क्या है 3q, 3 गुणा 3q प्लस b की स्क्वायर, b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये क्या आ गया अभी, 3q का क्यूब करेंगे तो 27 q की घात 3 प्लस 1 प्लस 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27q स्क्वायर प्लस 3 का 3 से गुणा 9q, और 1 से गुणा करेंगे तो भी 9 रहेगा 9q। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो पहले क्रम से लिख लेते हैं, 27q की घात 3 प्लस 27q की स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब इनमें से कॉमन आ रहा है समय, 9q कॉमन ले लेते हैं, चलो 9 ले लेते हैं, इनमें से क्या लेंगे 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा 3q
क्यू की घात 3। इन तीनों में से 9 कॉमन आ रहा है, यानी कॉमन का अर्थ होता है भाग देना। इन तीनों में 9 का भाग जा रहा है, तो 27 में 9 का भाग देंगे 3 बार गया, क्यू की घात 3 है लगा दी। फिर 27 में भाग देंगे कितनी बार देगा, 3 बार, क्योंकि स्क्वायर है लिख दो एक जैसी। 9 में 9 का भाग देंगे 1 बार देगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे क्यू प्लस में 1। अब इसकी ये पूरा स्टेप है, इसको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 9m प्लस 1 ए क्यूब। ये लिखना तो साइड में लिख देना 3 क्यू की घात 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर क्या माना है, हम माना, ये हमने माना है। ये गए एक के 2 स्टेप। और तीसरा स्टेप है ए बराबर, अब क्यों आर की जगह क्या लेना है भी, 2 लेना है। अब क्यों पहले आर की जगह 0 लिया था, फिर आर की जगह हमने 1 लिया, और अब की बार आर की जगह क्या लेंगे, 2 लेंगे। करते हैं में आर बराबर 2, तो ए बराबर बी की जगह क्या आएगा 3, क्यू की जगह क्यू प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, दोनों तरफ क्या करेंगे घन करने पर, यहाँ पे लिखता हूँ घन करने पर, तो ए की घात 3 और 3 क्यू प्लस 2 का घन। यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, हम इनका घन करेंगे तो आएगा 27 क्यू क्यूब 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब इनमें से हम कॉमन लेते हैं, सब में देखो किस चीज़ का भाग जा रहा है, इन सब में 9 कॉमन आ रहा है इन तीनों में से, तो इनमें से हम 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 9 की 27 3 क्यू की घात 3 प्लस 6 क्यू की स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। यहाँ पे लिखता हूँ आगे मैं, तो ए क्यू क्या, ए क्यू बराबर क्या बचेगा, इन पूरे स्टेप की जगह क्या लेंगे हम मान लेंगे, तो ए क्यू बराबर आ जाएगा 9m प्लस 8। ये समीकरण नंबर 3, इसको समीकरण नंबर मान लेंगे 3। अतः समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अतः समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 3 के रूप का होता है। तो ये था अपना सवाल आज की क्लास में फ्रेंड्स, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी से राम राम।